हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। संपूर्ण छत्तीसगढ़ सीरीज की इस पहली क्लास में मैं बीके पटेल आप लोगों का वेलकम करता हूं। छत्तीसगढ़ को हम एक नए सिरे से अध्ययन करने की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज के क्लास में हम छत्तीसगढ़ की स्थापना, मानचित्र, मानव प्रजाति, धर्म, लिंग, भाषा, राजकीय प्रतीक, इनसे जुड़े जो आपके बेसिक तथ्य होते हैं, जो छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के रूप में पढ़े जाते हैं, उसकी शुरुआत हम इस क्लास से जो है वो आपका करने वाले हैं। तो बिल्कुल एक नए तरीके से हम छत्तीसगढ़ को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल यूनिक वे ऑफ लर्निंग, यूनिक वे ऑफ टीचिंग होने वाला है। तो इस सीरीज के क्लासेस के लिंक यदि आप अपने फ़ोन पर प्राप्त करना चाहते हैं, नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही आपको जुड़ना होगा हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ही क्लासेस के लिंक वगैरह जो है वो आपके शेयर किए जाएंगे। व्हाट्सअप से जुड़ने के लिए या कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा हमारे नंबर 9691192359 पे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं पूरे क्लास का एक ओवरव्यू आपके सामने रख देना चाहता हूं कि इस पूरी की पूरी क्लास में हम किन किन महत्वपूर्ण चीज़ों का जो है वो आपका अध्ययन करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ निर्माण को लेकर के जो आपके संवैधानिक प्रयास हुए, जो आपका विधेयक प्रस्तुत हुआ, जो आपका किस पंचवर्षीय योजना में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हुई, छत्तीसगढ़ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो आपका निर्मित हुआ है, छत्तीसगढ़ जब बना था उस समय और कौन कौन से राज्य अस्तित्व में आए थे, उनके लिए कौन कौन सा विधेयक अधिनियम लाया गया था, छत्तीसगढ़ के मानचित्र को लेकर के क्या क्या तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कौन सी भाषा, बोली, प्रजाति वगैरह पाई जाती है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम रुख करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो मुख्य रूप से जो 3 प्रतीक है, राजकीय वृक्ष के बारे में, राजकीय पशु के बारे में और राजकीय पक्षी के बारे में हम आज की क्लास में जो है डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा और भी राजकीय प्रतीक हैं, जैसे कि राजकीय प्रतीक वाक्य है, राजकीय गमछा है, छत्तीसगढ़ महतारी है। तो और भी जो प्रतीक चिन्ह जुड़े हुए हैं, जो आपका छत्तीसगढ़ का एक लोगो है, इन सभी को हम अगले क्लास में जो है वो आपका कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में कब आया। तो इसको तो सभी जानते हैं, लेकिन शुरुआत तो हमको यहीं से करनी पड़ती है। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। और छत्तीसगढ़ इससे पहले किसका हिस्सा था, इसका मदर स्टेट कौन सा था, इसका मातृ राज्य कौन सा था, तो ये भी आप सभी को पता है कि इसका मदर स्टेट, मातृ राज्य था आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत का जो बीचों बीच वाला आपका हिस्सा था एक समय में, मतलब 2000 से पहले आपका बीचों बीच का जो मध्य प्रदेश है, एक बड़ा राज्य हुआ करता था, ठीक है। ये जो आपका मध्य प्रदेश है, ठीक, इस मध्य प्रदेश का इस प्रकार से जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, दक्षिण वाला हिस्सा और आपका पूर्व वाला हिस्सा, ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा 1 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में क्या हुआ, अलग हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, जो मैं आपको एक इमेज के माध्यम से यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज जो है आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। वो इमेज पे थोड़ा आप ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र 2000 से पहले, ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक अविभाजित मध्य प्रदेश था, ठीक है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ जो है वो 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया है, उसी प्रकार से जो मध्य प्रदेश है वो 1 नवंबर 1956 को बना। मध्य प्रदेश राज्य कब बना है, 1 नवंबर 1956 को। मतलब दोनों का डेट सेम है, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ भी बना है, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश भी बना है, लेकिन मध्य प्रदेश बना है 1 नवंबर 1956 को, छत्तीसगढ़ बना है 1 नवंबर 2000 को। तो 1956 में मध्य प्रदेश बना, मतलब ये होल स्टेट, जिसमें से ये छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा अलग हुआ क्या आपका, कब, 2000 में, ठीक है। तो 1956 से लेकर के 2000 तक के समय को देखोगे तो लगभग होते हैं आपके 44 साल, 44 वर्ष। तो इससे एक प्रश्न बनता है कि जो छत्तीसगढ़ है वो अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से कितने वर्षों के बाद पृथक हुआ, तो उत्तर उसमें आपको लेना है 44 वर्षों के बाद क्या होता है, पृथक होता है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में ऐसा भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के साथ कितने वर्षों तक जुड़ा रहा, तो वो जुड़ा कितने वर्षों तक, 44 वर्षों तक जो है वो आपका जुड़ा रहा, राइट। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, या जनरली हम ये बोल देते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी बोलते ही दिमाग में आता है रायपुर, जबकि आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी
प्रशासनिक रूप से कहा जाता है नवा रायपुर अटल नगर। नवा रायपुर अटल नगर ये है छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक जो है वो आपका राजधानी। ठीक है, अब देखिए कोई भी राज्य बनता है तो उस राज्य को बनाने के लिए उस राज्य का पुनर्गठन अधिनियम जो है वो आपका संसद में लागू होता है, या पहले बिल पेश होता है, विधेयक पेश होता है, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद, राष्ट्रपति से पास होने के बाद वो आपका अधिनियम बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए कौन सा अधिनियम जो है वो आपका लागू हुआ, या संसद में कौन सा विधेयक लाया गया था। विधेयक लाया गया था तो नाम हो जाएगा मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। ये पास हुआ, विधेयक जब पास हो जाता है तो वही क्या कहलाता है, अधिनियम कहलाता है। ठीक है, अब इसमें छात्र बहुत बार जो एग्जाम में गलती करके ये आते हैं कि छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 जहां पे लिखा रहता है उसको टिक कर देते हैं। देखिए, जो भी राज्य अपने मातृ राज्य से अलग होता है तो जो विधेयक का नाम होता है, जो अधिनियम का नाम होता है, उस मातृ राज्य के ऊपर होता है। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो संसद में जो आपका विधेयक लाया गया वो लाया गया मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ तो उसके लिए संसद में विधेयक लाया गया था बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000, क्योंकि वो भी 2000 में बना है। ठीक है, ये नहीं कि झारखंड पुनर्गठन विधेयक 2000, वो गलत हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना तो उसके लिए संसद में विधेयक लाया गया था क्या, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। ये विधेयक जब पास हो जाते हैं तब क्या कहलाते हैं, आपके अधिनियम कहलाते हैं। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ पुनर्गठन विधेयक तब आएगा जब छत्तीसगढ़ से हट करके कोई अलग राज्य बनेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस विधेयक के द्वारा हुआ या किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 याद रखना है। अब देखिए, चूंकि यह एक अधिनियम है तो इस अधिनियम को पारित होने की एक प्रक्रिया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, अर्थात भारत के संसद में। कोई भी विधेयक संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसमें रखा जाता है। रखने की तिथि अलग होती है, पारित होने की तिथि अलग होती है। लोकसभा के लिए अलग तिथि होगी, राज्यसभा के लिए अलग तिथि होगी। फिर उसके बाद मेन वो जाता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास अंतिम स्वीकृति के लिए। राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति अर्थात राष्ट्रपति के सिग्नेचर से वो जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है, वो जो विधेयक होता है वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है सर्वसाधारण के लिए, आम जनता के लिए, और वह एक कानून के रूप में क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 लाया गया, उसके बारे में आपका इस पार्लियामेंट में जो जो डेट पे ये बिल पास आउट हुआ उसको आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि यह मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है, ठीक है, ये लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ, लोकसभा से कब पारित हुआ। सेम उसी प्रकार से राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ, राज्यसभा से कब पारित हुआ। लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास कब गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, और वो राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ। इनके बारे में प्रश्न जो है वो एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो इसको मैं समझाते हुए चलता हूँ। अंतिम में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इस प्रकार से ये राजपत्र है जिसमें मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 जो है वो आपका प्रकाशित हुआ था। ये इसका ओरिजिनल जो है कॉपी है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए हम तिथियों के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपका मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है वो सबसे पहले प्रस्तुत हुआ लोकसभा में। लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया 26 जुलाई को। कब, 26 जुलाई को। ईयर वही है 2000, तो मैं बार बार 2000 वहां पे नहीं लिख रहा हूँ। 26 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। 6 दिन बाद, अर्थात 6 दिन बोलो या 5 दिन बोलो, 31 जुलाई को ये लोकसभा से पारित हो गया। ठीक है, तो 5 दिन बाद आप समझ सकते हैं कि 26 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, 5 दिन बाद 31 जुलाई को वो लोकसभा से क्या हो गया, आपका पारित हो गया। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में ये गया 3 अगस्त को। राज्यसभा में ये प्रस्तुत हुआ 3 अगस्त को, और यहाँ से 6 दिन बाद अर्थात 9 अगस्त को ये राज्यसभा से पारित हुआ। ये तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो याद रखना है। लोकसभा में प्रस्तुत हुआ 26 जुलाई को, लोकसभा में पारित हो गया 31 जुलाई को। राज्यसभा गया, मतलब राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ कब, 3 अगस्त को, और राज्यसभा से इसको स्वीकृति मिली या राज्यसभा से ये पारित हुआ 9 अगस्त को।
उसके बाद ये कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास जो है ये इसका हस्ताक्षर हुए इस विधेयक पर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए 25 अगस्त को, 25 अगस्त 2000 को। और 25 अगस्त 2000 को ही यहाँ पे देखो राजपत्र में ये क्या हुआ, आपका प्रकाशित हुआ। ठीक है, और इस प्रकार से मध्य प्रदेश पुनर्गठन जो विधेयक था वो अधिनियम बन गया। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपको याद रखनी है, एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट कर दे रहा हूँ। लोकसभा में आपको याद रखना है जुलाई में, राज्यसभा में याद रखना है अगस्त में, राष्ट्रपति के पास भी गया अगस्त में, सभी 2000 की तिथियां हैं। ठीक है, प्रस्तुत कब हुआ था लोकसभा में, 26 जुलाई को, पारित हुआ लोकसभा से 31 जुलाई को, राज्यसभा में गया 3 अगस्त को, पारित हुआ 9 अगस्त को, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ कब, 25 अगस्त को। ठीक है, इस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो के.आर. नारायण जी थे। के.आर. नारायण जी राष्ट्रपति थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे। दिग्विजय सिंह जो हैं उस समय जो है मध्य प्रदेश के क्या थे, आपके मुख्यमंत्री थे। एक बार मैं इनको इमेज के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ। जिस समय मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जब आपका हुआ, तो उस समय राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन जी, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और मुख्यमंत्री उस समय मध्य प्रदेश के थे दिग्विजय सिंह जी। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अब हम देख लेते हैं, एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछता है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, कौन सा 5 ईयर प्लानिंग था। हालांकि वर्तमान में जो 5 ईयर प्लानिंग है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, क्योंकि जो पंचवर्षीय योजना है वो योजना आयोग की देन थी, प्लानिंग कमीशन की देन थी, और वर्तमान में योजना आयोग का स्थान ले लिया है नीति आयोग ने। ठीक है, तो जो आपका पंचवर्षीय योजना है उनकी शुरुआत हुई थी 1951 में, और जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2017 में खत्म हुई। तो 2017 के बाद से पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका डिसकंटिन्यू है। ठीक है, तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना में से वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो आपका डेट है, छत्तीसगढ़ का हमारा निर्माण हुआ है कब, 1 नवंबर 2000 को। तो ये जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जिसका जो अवधि था वो था 1997 से 2002। तो इस बीच में 1 नवंबर 2000 में जो है छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो इसको कई दफ़ा पूछा जा चुका है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 9वें नंबर की पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिसका काल था 1997 से 2002। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिटेल में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ जब भारत संघ का एक नया राज्य बना तो वो कौन से नंबर का राज्य बना। तो छत्तीसगढ़ जब भारत संघ का राज्य बना उससे पहले 25 राज्य जो है ऑलरेडी मौजूद थे भारत में। तो जो आपका छत्तीसगढ़ है वो भारत संघ का 26वां नंबर का राज्य बना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ भारत संघ में राज्य क्रम में कौन से नंबर पे आया, 26वें नंबर पे। ठीक है, मैं यहाँ पे 27वें और 28वें को भी रख रहा हूँ, हालांकि बाद में 29वां राज्य भी है लेकिन मैं उसको नहीं रख रहा हूँ। 27वां राज्य और 28वां राज्य को रखने का रीज़न ये है कि जिस महीने नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य आपका बना है उसी नवंबर 2000 में 2 राज्य और बने हैं, तो इनको साथ में पढ़ा जाना ज़्यादा उचित होता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। 27वां जो आपका राज्य बना छत्तीसगढ़, 26वां नंबर का राज्य बना, 27वां नंबर का राज्य बना उत्तराखंड। कौन सा राज्य, उत्तराखंड। और 28वां नंबर का राज्य बना झारखंड। ठीक है, ये जो 26वां नंबर का राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 2000 को। ये किससे अलग होकर के बना है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, और मैंने कहा नवंबर 2000 के महीने में ही 27वां राज्य उत्तराखंड भी बना है और 28वां राज्य झारखंड भी बना है। अब इनके बारे में भी आप जान लीजिए कि जो आपका उत्तराखंड है ये 27वां नंबर का राज्य बना, ये बना 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, और ये किससे अलग होकर के बना, ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना। अब जो मैं आपको बता रहा था कि भाई उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए कौन सा विधेयक लाया गया होगा, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लाया गया होगा। ठीक है, उसी प्रकार से झारखंड ये 15 नवंबर 2000 को बना,
झारखंड का निर्माण कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड किससे बना? बिहार से। तो जाहिर सी बात है झारखंड बनाने के लिए कौन सा विधेयक लाया गया होगा? बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000। ठीक है, तो ये जो 26, 27, 28 नंबर के जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों नवंबर में 2000 में जो है वो आपका बने हैं। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना है, फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड बना है और 15 नवंबर को क्या बना है? झारखंड बना है। इसको एक इमेज के रूप में भी आप समझ सकते हैं। एक इमेज में आपके सामने रख देता हूँ। छत्तीसगढ़ को अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ ये वाला हिस्सा जो दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा है मध्य प्रदेश का, ठीक है, इससे छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ किससे बना? मध्य प्रदेश से। झारखंड जो होता है ये पूरा का पूरा बिहार था। ये बिहार का जो निचला वाला हिस्सा है, बिहार का निचला हिस्सा, दक्षिण हिस्सा, ये बना आपका झारखंड। जो आपका उत्तर प्रदेश का उत्तर हिस्सा बोल सकते हो, ये वाला हिस्सा, उत्तर वाला हिस्सा क्या बना आपका? उत्तराखंड। ठीक है, समझ में आई ये तीनों चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मानचित्र को लेकर के। तो छत्तीसगढ़ के मानचित्र को लेकर के एक क्वेश्चन कई बार जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का जो आपका पहला मानचित्र है वो कब बना? तो छत्तीसगढ़ का पहला मानचित्र बना है 1905 में। ठीक है, अब 1905 में मानचित्र बनने का रीजन ये था कि 1905 में जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय छत्तीसगढ़ का जो वास्तविक स्वरूप है वो आपका सामने आया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो आपके उड़िया भाषी रियासतें थी वो बंगाल प्रांत वर्तमान उड़ीसा में चली गई, और जो छोटा नागपुर रियासत के जो आपके हिंदी भाषी जो आपके रियासतें थे, 5 रियासत, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ में शामिल हुई। तब जाकर के छत्तीसगढ़ का एक स्ट्रक्चर सामने आया स्वतः रूप में। इसीलिए छत्तीसगढ़ का पहला मानचित्र कब बना, अगर ऐसा पूछता है तो उत्तर जाता है 1905। अब क्या अलग हुआ, क्या जुड़ा, उसको मैं कई बार बहुत सारे क्लास में बता चुका हूँ। आगे श्रृंखला में भी उसको हम कंटिन्यू करेंगे जब आपका टॉपिक आएगा तब। अब अगला एक क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ का मानचित्र का स्वरूप किसके जैसा है? तो ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का जो आपका मानचित्र का स्वरूप है ये समुद्री घोड़े जैसा है। समुद्री घोड़े को इंग्लिश में सी हॉर्स कहा जाता है। ठीक है, और इसी समुद्री घोड़े को हिप्पोकैम्पस भी कहा जाता है। तीनों नाम याद रखो। ठीक है, सी हॉर्स भी कहते हैं, हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं, और इसको हिंदी में समुद्री घोड़ा भी कहते हैं। तो किस प्रकार से तुलना की गई है वो आप इमेज में देख सकते हो। ये एक समुद्री घोड़े का वास्तविक चित्र है। कुछ समुद्री घोड़ा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसको हम इस प्रकार से जो है ड्रॉ कर सकते हैं, और कुछ छत्तीसगढ़ भी जो है वो ड्रॉ करने पर इसी प्रकार की आकृति का जो है वो आपका दिखाई देता है। जैसा थूथन यहाँ पे है, वैसा थूथन यहाँ पे है, वैसा ही मुंह यहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा सा पूंछ वाला जो आपका हिस्सा है, ये गरियाबंद वाला हिस्सा इस प्रकार से है, ये पैर वाला हिस्सा, बस्तर वाला हिस्सा इससे मिलता जुलता है। ठीक है, केवल आपको समझाने के लिए चित्र जो है यहाँ पे रखा गया है। तो अब इसमें कन्फ्यूज़न क्या होता है, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है हिप्पो वर्ड से। ठीक है, हिप्पोकैम्पस कहेंगे तो वो होता है आपका क्या, ये समुद्री घोड़ा। लेकिन वहीं पे आप हिप्पोपोटेमस कहेंगे तो हिप्पोपोटेमस फिर एक बड़ा आपका जानवर होता है जिसको दरियाई घोड़ा जो है कहा जाता है। उसको चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है इस चित्र में आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वो इसके जैसी दिखती है, ना कि इसके जैसे। ठीक है, तो जो समुद्री घोड़ा है इसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस, जबकि ये थोड़ा सा जो भैंसा जैसा दिखाई दे रहा है वो है आपका दरियाई घोड़ा जिसको हिप्पो या हिप्पोपोटेमस कहा जाता है। ठीक है, मैं बचपन में ये सोचता था कि इसको भाई दरियाई घोड़ा क्यों कहते हैं, तो घोड़ा जैसे तो कहीं से दिखता नहीं है, भैंसा जैसा दिखता है, दरियाई भैंसा बोलना चाहिए। लेकिन बाद में समझ में आया कि पानी के भीतर इनकी जो गति होती है, तैरने की क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। जिस प्रकार से घोड़ा जो है वो ज़मीन पर तेजी के साथ दौड़ता है, तो ये जो हिप्पो होता है भले ही दिखने में एक शिथिल जीव टाइप का दिखाई देता है, लेकिन ये पानी में बहुत तेज गति के साथ दौड़ता है, मतलब तैरता है। इसीलिए इसको दरियाई घोड़ा कहते हैं क्योंकि ये दरिया में, पानी में रहता है। राइट, तो हिप्पोपोटेमस जो है वो अलग चीज़ है, वो दरियाई घोड़ा है, और हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा है जिसके समान छत्तीसगढ़ की आकृति जो है वो आपका नजर आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में मानव प्रजाति के बारे में, भाषा के बारे में, ठीक है, धर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में कौन सी मानव प्रजाति पाई जाती है,
तो भारत सहित छत्तीसगढ़ में अधिकांशतः जो मानव प्रजाति है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। जनजाति वगैरह भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये भी देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो जनजाति पाई जाती है वह कौन सी प्रजाति है। तो आंसर वहाँ पे लिया जाना है क्या, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। विश्व में देखो कई प्रकार की ह्यूमन रेसेस पाए जाते हैं, मानवों की प्रजाति पाई जाती है प्रमुख रूप से, जैसे कि निग्रो हो गया, निग्रोइड हो गया, ठीक है, कोकोसाइड हो गया, मंगोलाइड हो गया, और एक होता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। हम कुछ इसी तरीके से दिखते हैं, थोड़े से ब्राउन रंग के, ठीक है। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति जो है वो छत्तीसगढ़ में भी जो है वो आपका निवास करती है। अब बात आती है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आपका माने जाने वाला धर्म कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख धर्म है कि आपका हिंदू, ठीक है, हिंदू के बाद मुस्लिम आएगा, ठीक है। तो प्रमुख धर्म कौन सा है आपका, हिंदू। प्रमुख बोली या भाषा कौन सी, तो छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी को भाषा का दर्जा अभी प्राप्त नहीं हुआ है, हालांकि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग बना हुआ है छत्तीसगढ़ी बोली के समृद्धिकरण को लेकर के, लेकिन फिलहाल तो वर्तमान में ये बोली है और यही भाषा या यही बोली जो है वो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो आपका बोली जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम राजकीय प्रतीकों की ओर चलते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजकीय वृक्ष के बारे में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो आपका राजकीय वृक्ष है वो है साल या सरई। साल भी कहा जाता है, कई स्थानों पे इसको सरई के नाम से भी जाना जाता है। साल या सरई का वैज्ञानिक नाम होता है सोरिया रोबस्टा। क्या होता है, सोरिया रोबस्टा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो विशेष रूप से याद रखना, साल का जो आपका साइंटिफिक नेम है वो होता है सोरिया रोबस्टा, ठीक है। अब इस साल वृक्ष के बारे में बहुत कुछ खासियतें हैं जो आपको जाननी है। सबसे पहले कि मुख्य रूप से जो साल वृक्ष है वो छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है। देखो छिटके अवस्था में तो कई जगह ये आपको दिखाई देगा, लेकिन मुख्य रूप से साल वृक्ष पाया जाता है बस्तर संभाग में। मैं यहाँ पे बस्तर जिला नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में जो आपका कांकेर है, बस्तर है, दंतेवाड़ा है, बीजापुर है, कोंडागांव है, इन सभी क्षेत्रों में जो है आपका साल वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं, साल वृक्ष की सघनता है। इसके अलावा गरियाबंद में भी जो है वो आपका साल वृक्ष पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जो आपका उत्तरी हिस्सा है उसमें जो सरगुजा जिला है, सरगुजा का जो आपका दक्षिण वाला हिस्सा है, दक्षिण सरगुजा में भी जो है आपका साल वृक्ष जो है वो आपके पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जिस संभाग को आपको याद रखना है वो है आपका बस्तर संभाग, ठीक है। अब बस्तर संभाग यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ का जो आपका नीचे वाला आपका हिस्सा है ये है आपका बस्तर संभाग। बस्तर संभाग इसलिए भी खास है क्योंकि इस बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में ये तो कई बार पूछ चुका है कि साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो वो कहते हैं किसको, बस्तर को। रीज़न है यहाँ पे जो आपके साल वृक्ष हैं उनकी डेंसिटी क्या है, आपका ज़्यादा है। साल एक प्रमुख इमारती लकड़ी है जो कई वर्षों तक जो है जिंदा रहती है, और पूर्व के समय में खास करके ब्रिटिश काल में इस साल वृक्ष की कटाई करके इसकी लकड़ी का जो आपका उपयोग है वो रेलवे स्लीपर बनाने के लिए भी किया जाता था, ठीक है। इसी के चलते जो है कोई विद्रोह हुआ था साल वृक्ष की कटाई के विरोध में, जिसमें नांगुल दोरला, जुग्गा राजू, ठीक है, इन्होंने जो है वो आपका नेतृत्व किया था, जिसको हम आदिवासी विद्रोह में पढ़ते हैं, ठीक है। अब साल वृक्ष के बारे में और क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए बस्तर को तो आपने जान लिया कि पूरे छत्तीसगढ़ में साल वनों की सघनता बस्तर में है और बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि सर्वोत्तम किस्म का साल छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त होता है, तो सर्वोत्तम किस्म का साल मिलता है केशकाल घाटी में। और ये केशकाल घाटी कहाँ पड़ता है, किस जिले में, तो कोंडागांव में, ठीक है। तो कोंडागांव की केशकाल घाटी को विशेष रूप से आपको याद रखना है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तम कोटि का साल वृक्ष, साल की लकड़ियाँ जो हैं वो आपका पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपका साल वृक्ष है, इस साल वृक्ष में बहुत सारे आपके संकट भी हैं। साल वृक्ष की जो है अवैध कटाई होती है और एक बीमारी है और एक कीड़ा है जिसका नाम है साल बोरर, ठीक है। ये कीड़ा अगर साल वृक्ष पे लगता है तो ये महामारी की तरह सभी वृक्षों में फैलने लगता है। और ये जो आपका कीड़ा होता है कई हजार की संख्या में जो है साल के वृक्षों पे जो है वो आपके संक्रमित होते हैं और उसको एक घुन की भांति पूरी तरीके से कुरेद करके उस वृक्ष को मार डालते हैं।
ठीक है। तो संकट के रूप में आपको याद रखना है कि जो आपका साल वृक्ष में प्रमुख संकट है, एक तो जो आपकी अवैध कटाई होती है, ये एक संकट है क्योंकि इमारती लकड़ी है। और मैंने कहा साल बोरर बीमारी कहिए या साल बोरर कीट कहिए, एक ही बात है। मैं थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये देखिए, ये साल बोरर का कीड़ा है, इस प्रकार से दिखाई देता है साल बोरर का कीड़ा। और ये साल बोरर का कीड़ा जो है वो कई हजार की संख्या में, लगभग ये कहा जाता है कि एक वृक्ष पर 15-15 हजार तक कीड़े भी जो है साल बोरर के जो है वो पाए जाते हैं। और वृक्ष को इस प्रकार से ये कुतरना जो है चालू कर देते हैं और एक घुन की भांति पूरे वृक्ष का ये क्या कर देते हैं, सफाया कर देते हैं। संक्रामक भी है, ये एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जो है वो आपका फैलने लगता है। तो साल वृक्ष को लेकर के ये खतरा माना जाता है प्रमुख रूप से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राजकीय वृक्ष साल वृक्ष। अब हम बढ़ते हैं आगे राजकीय पशु की ओर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो आपका राजकीय पशु है वो है आपका वन भैंसा, वाइल्ड बुफेलो। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको, वाइल्ड बुफेलो कहा जाता है, वन भैंसा, ठीक है। साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम है इसका बुबेलस बुबेलिस, ठीक है। स्पेलिंग को विशेष रूप से ध्यान देना क्योंकि बुबेलस भी एक प्रजाति होती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो वन भैंसा है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, बुबेलस बुबेलिस, ठीक है। ये मुख्यतः याद रखना। जैसे हमने साल का वैज्ञानिक नाम देखा था सोरिया रोबस्टा, वैसे जो हमारा राजकीय पशु है वन भैंसा उसका साइंटिफिक नेम है बुबेलस बुबेलिस, ठीक है। अब इसके कुछ लोकल नेम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका जो वन भैंसा होता है उसमें जो नर वन भैंसा होता है उसको अरना कहा जाता है, और जो मादा वन भैंसा होता है उसको अरनी के नाम से जाना जाता है। तो अरना अरनी भी आप याद रखना, ठीक है। ये वन भैंसे के जो है आपके लोकल नेम है। मादा वन भैंसा को अरनी कहा जाता है और जो आपका मेल वन भैंसा होता है, नर वन भैंसा, उसको अरना कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो आपका वन भैंसा है ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, इसका प्रमुख संकेंद्रण कहाँ है। तो इसको हम दो टुकड़े में बांट करके पढ़ते हैं। एक देख लेते हैं कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और दूसरा देख लेते हैं कि कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनका प्रमुख संकेंद्रण है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है, बीजापुर में आता है, ठीक है। अभ्यारण्य की बात करें तो दो अभ्यारण्य आपको याद रखना है, एक उदयंती अभ्यारण्य याद रखना और एक पामेड़ अभ्यारण्य याद रखना, ठीक है। उदयंती अभ्यारण्य किस जिले में आता है, तो ये आता है गरियाबंद में, और पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में आता है, तो ये आता है बीजापुर में, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका वन भैंसा है राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। और अभ्यारण्य में मुख्य रूप से पाया जाता है उदयंती अभ्यारण्य में और पामेड़ अभ्यारण्य में। उदयंती पड़ता है गरियाबंद में, पामेड़ पड़ता है बीजापुर में। लेकिन वास्तविकता ये है कि छत्तीसगढ़ में ये जो आपके छत्तीसगढ़ का शुद्ध नस्ल का वन भैंसा है ये विलुप्ति कगार पर है, ठीक है। इसमें से जो आपका अंतिम मादा वन भैंसा थी उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। कई बार जो है इनको बचाने के लिए असम से जो है वो वन भैंसे जो है वो आपके लाए जा रहे हैं। तो अंतिम मादा वन भैंसा जो छत्तीसगढ़ की मूल नस्ल थी उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में अब जितने भी बचे खुचे वन भैंसे हैं वो भी गिने चुने, वो सभी नर वन भैंसे हैं। मादा वन भैंसा जो छत्तीसगढ़ की जो वास्तविक आपका नस्ल थी उसका जो है वो आपका अंत हो चुका है, ठीक है। कई बार जो है एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। बीच बीच में करंट अफेयर के रूप में इसको आपको अपडेट करना रहता है। जैसे कि खुशी जो है वन भैंसा थी, आशादीप वन भैंसा थी, ठीक है। तो कई बार इनको बचाने के लिए क्या किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं। अब वन भैंसों को लेकर के प्रमुख संकट क्या होता है, तो वन भैंसों को लेकर के प्रमुख संकट तो एक तो मैं आपको बता दूं, इनका जैविक आवास में जो आपका मानव दखल होता है, जंगल जो आपके कम होते जा रहे हैं, मानवों का जो दखल बढ़ते जा रहा है, ये एक रीज़न है। जहाँ पे जंगली जानवर, बड़े जानवर जैसे शेर बाघ वगैरह पाए जाते हैं वहाँ पे इनको जो है आपका उनके द्वारा शिकार किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति है नहीं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में और भारत के अधिकांश जो आपके क्षेत्र में जहाँ पे वन भैंसे पाए जाते हैं उनके लिए एक बड़ा खतरा है रिंडर पेस्ट। ये बोला जाना चाहिए कि रिंडर पेस्ट एक बीमारी है। हालांकि वर्तमान में
इस बीमारी का पूरी तरीके से विश्व से उन्मूलन हो चुका है रिंडरपेस्ट बीमारी का। रिंडरपेस्ट को कैटल प्लेग भी कहते थे। एक विषाणु जनित यह संक्रमण होता था जो खास करके जो मवेशी होते हैं, खास करके भैंसे होते हैं, उनमें एक दूसरे से दूसरे में, तीसरे से चौथे में इस प्रकार से फैलता था और इससे हजारों की संख्या में जो है आपका पशुओं की मौत होती थी। ठीक है, हालांकि जो आपका वैश्विक विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा इस बीमारी को पूरी तरीके से जो है आपका उन्मूलन घोषित कर दिया गया है। रिंडरपेस्ट वायरस का सफाया हो चुका है, ये जो है बोला जा चुका है। फिर भी आप याद रखना कौन सी बीमारी है आपका, रिंडरपेस्ट। ठीक है, अब एक और प्रमुख तथ्य मैं आपको बताता हूँ, ऐतिहासिक तथ्य है वन भैंसा को लेकर के। ठीक है, देखिए जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास में जब हम गुप्त वंश का अध्ययन करते हैं तो गुप्तों के बाद का जो आपका समय आता है उसको गुप्तोत्तर काल कहा जाता है। चूंकि ये मध्यकाल से पहले का समय है इसीलिए इसको पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है, इस गुप्तोत्तर काल में या पूर्व मध्यकाल में एक वंश था कन्नौज क्षेत्र में जिसको पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश कहते थे। इस वर्धन वंश का एक प्रतापी शासक था हर्षवर्धन। मेन आपको याद रखना है हर्षवर्धन को। किस वंश का शासक था, वर्धन वंश का। ठीक है, इस हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था, राज दरबारी कवि आपका बाणभट्ट। बाणभट्ट की दो रचनाएं बहुत फेमस हैं। एक हर्षचरित जो कि हर्षवर्धन के ऊपर इसने लिखा है, दूसरा कादंबरी। दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है भारतीय इतिहास में। ठीक है, तो हम हर्षचरित्र की बात नहीं करते हैं, हमको मेन जानना है कादंबरी के बारे में। इस कादंबरी में जो आपका हर्षवर्धन का दरबारी कवि है बाणभट्ट जिसने कादंबरी को लिखा है उसमें इसने वन भैंसों के बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, अब उस समय छत्तीसगढ़ अलग तो था नहीं, मध्य प्रदेश अलग तो था नहीं। उसने उल्लेख किया है कि बांधवगढ़ जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में है से लेकर के बस्तर क्षेत्र में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये जो वन भैंसे हैं ये बांधवगढ़ से लेकर के मध्य आपका बस्तर क्षेत्र तक बहुतायत में पाए जाते हैं। और कादंबरी में बाणभट्ट ने वन भैंसों को साक्षात मृत्यु का प्रतीक कहा है। ठीक है, तो ये एक ऐतिहासिक फैक्ट है जो आपको विशेष रूप से याद रखना है। वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन याद रख लीजिए, उसके दरबारी कवि का नाम याद रखिए बाणभट्ट, उसकी रचना है आपका कादंबरी। कादंबरी में मृत्यु का प्रतीक बताया है बाणभट्ट ने किसको, जंगली वन भैंसों को। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक जो आपका छत्तीसगढ़ शासन है उसके द्वारा कई बार जो है वन भैंसों को बचाने को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। एक प्रयास जो है वो डाक टिकट के रूप में भी जो है वो आपका किया गया है अक्टूबर 2019 में। अक्टूबर 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वन भैंसों को लेकर के, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु को लेकर के जो है वो आपका डाक टिकट भी जो है जारी किया जा चुका है ताकि इनको संरक्षण में थोड़ा सा जो है क्या मिले, आपका बढ़ावा मिले। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। उसके अलावा कुछ छात्र जिस चीज़ से कंफ्यूज होते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जंगली वन भैंसा जो है हमारा उससे मिलता जुलता एक पशु होता है जिसको कहा जाता है बायसन या गौर। ठीक है, देखो जो जंगली वन भैंसा उसका नाम है वाइल्ड बुफेलो, जबकि ये जो जीव है इसका नाम है इंग्लिश में क्या, बायसन, और हिंदी में क्या, गौर। ठीक है, ये वन भैंसे की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा बलिष्ठ, ज़्यादा थोड़ा सा बल्कि जो है दिखाई देता है। बाहुबली आपने मूवी देखी होगी तो उस बाहुबली में भल्लाल देव जिसके साथ लड़ता है, जिस पशु के साथ, वो ये आपका बायसन या गौर है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बलिष्ठ जो है वो दिखाई देते हैं, ज़्यादा सुडौल जो है वो आपके दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि किसी जो है आपका बैल ने स्टेरॉइड ले लिया हो, उसके मसल्स वगैरह निकल आए हों, उस प्रकार से ये दिखाई देता है। लेकिन ये हमारा राजकीय पशु नहीं है। ठीक है, अचानक से लोग इसको भी टिक कर देते हैं, छात्र इसको भी लगा देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, ज़्यादा सुडौल दिखाई देता है। चेहरा जो है इसके चेहरे पर जो है माथे पर सफ़ेद धब्बा मिलता है, चेहरा थोड़ा सा बैल से मिलता है ना कि भैंस से। और इसका जो घुटने से खुर तक का एरिया होता है ये इस प्रकार से सफ़ेद होता है। तो बायसन या गौर जो है वो राजकीय पशु नहीं है, राजकीय पशु क्या है, वन भैंसा।
ठीक है, तो वन भैंसे के बारे में या राजकीय पशु के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं राजकीय पक्षी के बारे में। ठीक है, तो राजकीय पक्षी क्या है, सभी को पता है राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। ठीक है, इसको हिल मैना भी कहा जाता है, इसको बस्तरिया पहाड़ी मैना भी कहते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में इसका संकेंद्रण है। ठीक है, हर राजकीय प्रतीक की भांति इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम थोड़ा सा कठिन है। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, उसका साइंटिफिक नेम होता है ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। क्या होता है इसका साइंटिफिक नाम? ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है। पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो जो पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी आता है, तो वहां पे ये प्रजाति पाई जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक है, एक तो आपको याद रखना है कि इसका राजकीय वृक्ष जो आपका साल या सरई है उसको कहते हैं सोरिया रोबस्टा। जो राजकीय पशु है आपका वन भैंसा वाइल्ड बुफेलो, उसको कहते हैं बुबेलस बुबेलिस। और जो राजकीय पक्षी है हिल मैना या पहाड़ी मैना, उसका साइंटिफिक नेम है ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक है, अब पहाड़ी मैना को लेकर के आपको क्या याद रखना है कि पहाड़ी मैना बस्तर क्षेत्र में तो विशेष रूप से पाई जाती है, मैंने कहा, और बस्तर में भी जो आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इस पहाड़ी मैना का क्या किया जा रहा है? संरक्षण किया जा रहा है। तो पहाड़ी मैना का संरक्षण कहाँ हो रहा है? कांगेर वैली नेशनल पार्क में। और ये कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ है आपका? बस्तर में। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने बाकी जो आपके राजकीय प्रतीक हैं उनके बारे में कुछ खतरे कुछ संकट के बारे में बताया, उसी प्रकार से हम पहाड़ी मैने की अगर बात करें तो पहाड़ी मैना को भी खतरा रहता है, खास करके शिकारियों से, बहेलियों से, मतलब जो पक्षी पकड़ते हैं, पक्षियों का जो है वो आपका शिकार करते हैं, उनसे इसको जो है वो आपका खतरा रहता है पहाड़ी मैना को। रीज़न ये है कि पहाड़ी मैना जो होता है वो एक नकलची पक्षी है। ठीक है, और यह हूबहू मनुष्य की आवाज़ की क्या करती है? नकल करती है। उसके इस आकर्षण के चलते, इस गुण के चलते ये शिकारियों की नज़र में होते इसको कैद किया जाता है। ठीक है, तो ये एक संकट है पहाड़ी मैना के ऊपर। दूसरा, पहाड़ी मैना दूसरे मैनों से थोड़ी सी अलग रहती है। इसकी खासियत को भी आपको थोड़ा सा डिटेल में याद रखना है। जैसे विशेष रूप से आपको याद रखना है कि जो पहाड़ी मैना होता है उसका जो पंख होता है वो होता है काला, लेकिन पंख जो आपके सिरे होते हैं, अंतिम सिरे, वो सफ़ेद होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इनका जो पैर होता है इनका कलर होता है आपका पीला। ठीक है, साथ ही साथ इनका जो गर्दन वाला हिस्सा होता है ये भी आपका पीला होता है, और इनकी जो चोंच होती है वो नारंगी रंग की, मतलब थोड़ी गुलाबी नारंगी रंग की होती है। ठीक है, तो ये विशेष खासियत है पहाड़ी मैने का कि गुलाबी या नारंगी कलर के इसका जो है आपका चोंच होता है, पीला कलर का इसका पैर होता है, पीले कलर के आपका गर्दन का पीछे वाला हिस्सा होता है, पंख काले कलर के होते हैं, लेकिन पंख के जो सिरे होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय को लेकर के क्लास की शुरुआत की, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और भी जो आपके प्रतीक चिन्ह हैं, राजकीय प्रतीक है, छत्तीसगढ़ महतारी है, राजकीय गीत है, उसके बारे में हम अगले क्लास में डिटेल से जो है वो आपका अध्ययन करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि यदि आपको क्लासेस के लिंक जो है आपके चाहिए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप है 9691192359। आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलता हूँ मैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।